हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 7 to 17। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स दैट वी केम अक्रॉस इन द चैप्टर व्हाई शुड वन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, कुड देयर बी अदर इशू विच शुड बी एग्जामिन्ड डिस्कस। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सभी सेक्टर्स जो हैं वो सारे सेक्टर्स फोकस्ड हैं किस पर, उन सभी क्षेत्रों को फोकस किया गया है किस पर, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं जो हैं होने चाहिए, उन्हें एग्जामिन करिए। चलिए डिस्कस करते हैं इस पे। सबसे पहले बात करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी की। तो जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट की बात अगर करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो, और रोजगार की अगर बात करेंगे तो किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए सारे जो सेक्टर्स हैं वो इसी पे फोकस किए गए हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री की में अगर एम्प्लॉयमेंट जो है वो अगर इंक्रीज होता है तो जीडीपी जो है वो अपने आप ही इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, लोगों की कंडीशंस जो हैं वो सुधरती हैं, बाकी उससे जो अदर गोल्स हैं उसे भी अचीव करने में हेल्प मिलती है। कंट्री के अदर गोल्स जो हैं वो उससे अचीव होते हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में 60% से ज़्यादा लोग के किस में लगे हैं, एग्रीकल्चर में लगे हैं। अब एग्रीकल्चर के अलावा भी अदर जो ऑप्शंस हैं, अदर एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं उन्हें खोलना चाहिए, उसमें लोगों को लगना चाहिए। अब जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर अगर किसी फैमिली के लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं, उस फैमिली में 4 लोग हैं, 4 के चारों एग्रीकल्चर में लगे हैं। अब ये जो खेती होती है, जो एग्रीकल्चर है इनका, तो अगर इनमें से कोई 2 बंदा कहीं और जाके काम करता है तो उससे क्या होगी, फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी और उनके हटने से प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि वो जो काम है वो काम होता रहेगा, वो काम बाकी के 2 लोग देख सकते हैं। तो ये जो फैमिली के 2 लोग हैं कहीं और जाके अपने लिए रोजगार देख सकते हैं। तो लोग या तो रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके ऑप्शंस नहीं खुल रहे हैं, उनके ऑप्शंस का नहीं पता इसलिए नहीं कर रहे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि खेती हमारे फैमिली का काम है तो वो उसी को ही देख रहे हैं, उसी में उन्हें लग रहा है कि हाँ वो काम कर रहे हैं, बट वो जो प्रोडक्टिविटी है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, क्योंकि 4 लोग उसमें लगे हैं। तो जो जीडीपी, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं का पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा है तो वहाँ की जीडीपी अच्छी होगी और उससे कंट्री की प्रोग्रेस भी होगी, कंट्री की प्रोग्रेस पे भी उससे असर पड़ेगा, और इससे जो कंट्री के जो गोल्स होंगे वो अचीव होंगे। तो इसलिए जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अदर हम देखना चाहें, अदर फील्ड्स देखना चाहें, जो क्वेश्चन का आगे का पोर्शन है, कुड देयर बी अदर इशू विच शुड बी एग्जामिन, कुछ और अगर इशू है तो उसे भी हमें एग्जामिन करना चाहिए। तो कुछ और इशू की अगर हम बात करें तो हमें और चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि पावर्टी है, नरिशमेंट है, फूड है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी की कंडीशन अगर सही है तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, पावर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। आइए आंसर देखते हैं। बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी जो है दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे हैव बीन इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द कंट्री प्लान्स। कंट्री के प्लान्स जो हैं उसे अचीव करने में इससे हेल्प करते हैं। इफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन अ कंट्री देन जीडीपी विल नेचुरली इंक्रीज। Employment in the country has increased in all sectors, but still about 60% of the population of India is engaged in primary work only. In this chapter more attention has been given to these two. इन दोनों पे ही, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट पे ही इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस है। अदर इश्यू
दैट शुड बी आर एग्जामिन्ड एज फॉलो अदर इशू, जिन्हें हमें एग्जामिन करना चाहिए, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड प्रोडक्ट्स, नरिशमेंट्स, इस तरह से कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो कि इन पे भी हमें फोकस करना चाहिए, इन्हें भी हमें एग्जामिन करना चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मेक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्क that you find adults around you doing for a living. In what way can you classify them? Explain your choice. यहाँ पर क्या है, आप अपने आसपास एडल्ट्स को काम करते हुए देखते हो, कौन कौन से काम होते हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है। what way can you classify them? आप उसे किस तरह से, किस वे में क्लासीफाई कर सकते हो। एंड एक्सप्लेन योर चॉइस, अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने आसपास जो भी एडल्ट्स काम करते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, हमें वो उसकी लिस्ट बनानी है। उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं जिनको हम आसपास काम करते हुए देखते हैं, रोजगार जो उनके हैं उसे हम देखते हैं। द वर्क्स ऑफ एडल्ट्स अराउंड अस वर्किंग फॉर अ लिविंग, फार्मर्स, वॉशरमैन, डॉक्टर्स, कारपेंटर्स, लॉयर्स, टेलर्स, इंजीनियर्स, मेसन्स, टीचर्स, स्वीपर्स, बैंकर्स, ऑटोमोबाइल्स, शॉप वर्कर्स एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमें अपने आसपास दिखती हैं कि ये सारे काम करने वाले हमें आसपास नॉर्मली दिख जाते हैं, ठीक है। अब इनका क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन जो है कई तरीके से किया जा सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसमें कर सकते हैं सेक्टर्स के अकॉर्डिंग, या संगठित है असंगठित, इसमें भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बेसिकली पूछ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन की बात अगर केवल हो रही है, तो क्लासिफिकेशन अगर हमें देना है तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, इस तरीके से हम दे सकते हैं। प्राइमरी में कौन आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में वो आते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडरी में वो जो आते हैं मेकिंग वाले आते हैं सेकेंडरी में। एंड टर्शरी की बात करें तो वो टर्शरी में आते हैं सेवा, सर्विस, वो आते हैं टर्शरी में। अब जैसे प्राइमरी की बात करें तो माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, ये सारी चीज़ें टर्शरी में आ जाएंगी जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। सेकेंडरी की बात करें कि मेकिंग, जैसे शुगर से शुगर केन बनाना, कॉटन से कॉटन क्लॉथ बनाना। टर्शरी में आ जाए सेवा क्षेत्र, जैसे कि जो सामान बन गया, जो सामान रेडी हो गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सेवा क्षेत्र। ट्रांसपोर्टेशन, ये किस में आएगा, टर्शरी में आएगा। इसके अलावा बात करें तैयार चीज़ों को ले जाके मार्केट में सेल करना, तो मार्केट में ले जाके सेल करना, ये भी क्या हुआ, सेवा क्षेत्र में आया, टर्शरी में आया। टीचर्स, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो किस में आया, सेवा क्षेत्र यानी कि टर्शरी। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे किस में आएंगे, टर्शरी में आएंगे। आइए आंसर देखते हैं, यहाँ तक हो गया था। द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लिविंग आर क्लासिफाइड into 3 areas: primary, secondary and tertiary. We can classify the employment sector of the people around us in any one of 3 classification, ठीक है। जो हम अपने आसपास जिन्हें काम करते हुए देख रहे हैं, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर जो हैं, जो क्लासिफिकेशन का तरीका है, तो हम अपने आसपास जिन्हें देख रहे हैं उसे हम किसी भी 3 में क्लासिफाइड कर सकते हैं। लेकिन किसी भी 3 में चीज के काम के अनुसार, काम के सेक्टर के अनुसार हम क्लासिफाई करेंगे। प्राइमरी में कौन आएंगे, अभी हमारी बात हुई, प्राइमरी में वो आएंगे जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, फिशिंग, ये सारे जो हैं वो आएंगे प्रोडक्शन, वो आएंगे हमारे प्राइमरी में। सेकेंडरी सेक्टर ऑटोमोबाइल, स्टील प्रोडक्शन, मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर केन, तो जो शुगर से शुगर केन बनना, ये सारे मेकिंग वाला जो काम है वो हमारा आता है सेकेंडरी में। एंड टर्शरी हमारा सेक्टर जो है सर्विस से जुड़ा हुआ है, टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी टर्शरी में आएंगे। तो इस तरह जो आपके आसपास जो भी लोग काम करते हैं उन्हें आप इन सेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हाउ इज द टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, इलस्ट्रेट विथ अ फ्यू एग्जाम्पल। चलिए अब बताइए कि जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी से किस तरह से अलग है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर इस तरह से अलग है। तो प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन का काम करते हैं, और टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विस का काम करता है, मतलब सेवा का काम करता है।
उत्पादन एंड निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का काम है, एंड टर्शरी का काम होता है सर्विस। और अगर हम देखें तो जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी की ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी के द्वारा जो तैयार गुड्स हैं तो उन्हें वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, जैसे कि चाहे वो ट्रेन से ले जाए, ट्रक से ले जाए, जिस भी चीज़ से ले जाए, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, जिससे वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी की हेल्प करता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का, जैसे अगर हम कहते हैं जो प्रोडक्शन है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हैं, वो अगर टर्शरी सेक्टर जो है वो हेल्प ना करे, एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाए, तो उस हेल्प के बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये उनकी ग्रोथ में टर्शरी सेक्टर जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ में हेल्प करता है। वो उन्हें मार्केट तक ले जाता है और मार्केट में सेलिंग का काम करता है। आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कम्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, व्हाइल द सर्विस सेक्टर कम्स इन द टर्शरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन की बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आते हैं, और अगर बात करें टर्शरी सेक्टर की तो इसमें सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र इसमें आता है। द टर्शरी सेक्टर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सच एज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ट्रक एंड ट्रेन्स एंड सेलिंग इन द मार्केट्स। टर्शरी सेक्टर जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा बनी हुई चीज़ें जो है प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर जो चीज़ें हैं उन्हें वो बाय ट्रक ट्रेन उन्हें वो मार्केट में ले जाता है और वहाँ पर सेलिंग करता है। ठीक। The tertiary sector does not produce goods but plays an important role in transporting and selling goods। देखिए टर्शरी सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन वो गुड्स के सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो टर्शरी सेक्टर जो है अगर हम बात करें कि वो प्राइमरी या सेकेंडरी से किस तरह से अलग है, तो इस तरह से अलग है कि वो उनकी ग्रोथ में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की ग्रोथ में या उनके डेवलपमेंट में टर्शरी सेक्टर जो है वो हेल्प करता है। टर्शरी सेक्टर जो है वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बट ये इनकी हेल्प करता है और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, वहाँ पर सेलिंग करता है। तो इस तरह हमने देखा टर्शरी सेक्टर जो है वो एक तरह से सेवा का क्षेत्र है, वो सर्विस का क्षेत्र है। चलिए बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल ईच फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरियाज। चलिए अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी, उसके बारे में बताना है कि किसे कहते हैं और उसका उदाहरण आपको देना है, एग्जाम्पल देना है रूरल एंड अर्बन दोनों वे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इसमें कोई पर्सन है जो काम में लगा हुआ दिखता है, कोई पर्सन है काम कर रहा है, काम में लगा हुआ दिखता है, लेकिन उसमें जो उसका पोटेंशियल है, उसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है और यहाँ पर क्या है, वो पर्सन जो है उस काम को करने के लिए मजबूर है, इस वजह से वो काम कर रहा है, क्योंकि वो उस काम को करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, कोई बेटर काम उसके पास नहीं है, इसलिए वो किसी काम में लगा हुआ है। इस तरह की बेरोजगारी ज़्यादातर गांवों में देखी जाती है, शहरों में देखी जाती है, दोनों जगह, लेकिन ज़्यादातर हम देखेंगे, अगर एग्जाम्पल देखेंगे रूरल एंड अर्बन में, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में देखेंगे तो किसी खेती है, जैसे किसी काम को करने के लिए 4 पर्सन की ज़रूरत ही है, बट वहाँ पर 6 लोग लगे हुए हैं। अब बाकी ये 2 लोग क्या है कि वो लगे थे, 6 वो मिलके काम कर रहे हैं, और सारे जो 6 पर्सन हैं सबकी जो कैपेसिटी है काम करने की, सबका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से यूज़ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो 4 पर्सन जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं, उनका पोटेंशियल जो था वो सही से यूज़ होता। यहाँ पर क्या है, 2 और आ गए, वो काम बढ़ गया 6 लोगों में, तो पोटेंशियल जो है वो सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है किसी का। अब ये बाकी के 2 लोग जो थे वो काम करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास उससे बेटर ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी है उसे कहते हैं छिपी बेरोजगारी या डिसगाइज्ड बेरोजगारी। छिपी इसीलिए क्योंकि पर्सन जो है वो काम करता हुआ दिख रहा है, वो किसी न किसी काम में एंगेज्ड है,
लेकिन उसके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर इंगेज्ड है। अब अगर हम देखेंगे रूरल एरियाज़ में, तो खेती की बात हो गई कि इतने % लगे हैं और इतने एक्स्ट्रा लगे हैं, कि अगर वो हट गए, मतलब 6% लगे हुए वहाँ खेती में, 4 की ज़रूरत है, 2% अगर वहाँ से हट भी गए तो उस काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, काम अपने टाइम पे ही पूरा हो जाएगा। और वो जो 2% है अगर वो हट गए दूसरे कामों के लिए, तो उससे क्या होगा, उनकी ही अपनी इनकम बनेगी, उन्हें अपना रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है उसे कहते हैं डिस्गाइज बेरोजगारी, और उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया रूरल वे में। अब हम इसे अर्बन वे में देखेंगे। तो जैसे ज़्यादातर जो छोटे बिजनेस होते हैं, छोटी शॉप्स होती हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि लोग होते हैं, कोई शॉप है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक ही शॉप पे बहुत सारे, कई बार फैमिली के ही कई लोग होते हैं, कई बार होता है कि उस शॉपकीपर ने कई लोगों को रखा है अपनी शॉप पे, उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी कई लोग वहाँ पर हैं। जैसे कोई आया, किसी ने कोई सामान मांगा, लिस्ट पकड़ा दिया, अब एक पर्सन सामान बोल रहा है, दूसरा निकाल रहा है, तीसरा चौथा जो भी है वो खड़ा है, या फिर कोई 2 हैं वो सामान निकाल रहे हैं, कोई एक खड़ा है, वही सामान कोई एक पर्सन जो है वो ला के सामान पूरा रख सकता है, लेकिन उसके एक ही लिस्ट के जो सामान है उसी को लाने के लिए 2-4 लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी है इसे हम क्या कहेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि वहां पर काम करते हुए सब दिख रहे हैं, लेकिन उनका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और उसका एग्जांपल भी हमने रूरल एंड अर्बन दोनों वे में देख लिया। आइए आंसर देखते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज द कंडीशन व्हेन अ वर्कर इज वर्किंग बट हिज पोटेंशियल इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, इसमें क्या है, वर्कर जो है वो काम कर रहा है, लेकिन उसका पोटेंशियल जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इन सच अ सिचुएशन अ वर्कर इज एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर वर्क बिकॉज ही हैज नथिंग टू डू बेटर देन हिम। एग्जाम्पल इन अर्बन कॉन्टेक्स्ट, इट लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज, पीपल इंगेज्ड इन स्मॉल शॉप्स, स्मॉल बिजनेस। ठीक है, हमने यहाँ पर देख लिया अर्बन कॉन्टेक्स्ट में कि अर्बन वे में हमने देख लिया कि किस तरीके से ये इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इन रूरल कॉन्टेक्स्ट, रूरल ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल। इफ लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल, 1 or 2 people are enough for any work in a firm. More people work on the same firm while leaving some of them does not affect that work. मतलब वहां पर ज्यादा लोग लगे हैं तो उसका पोटेंशियल क्या है, वो यूज नहीं हो रखा, क्योंकि वहां पर काम उतने लोग का नहीं है, बट वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास उससे बेटर कोई काम करने को नहीं है। तो इस तरह हमने देख लिया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या करना है, आपको अंतर बताना है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर कोई पर्सन है जो कि एबल है, योग्य है, हेल्दी है, काम करना चाहता है और जो भी मजदूरी वहां मिल रही है उस पे काम करने को वो तैयार है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां पर काम ही नहीं है। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो पर्सन जो है वो बेरोजगार है, तो इसे कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादातर शहरों में देखा जाता है, जहाँ पर जो कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में, एजुकेटेड लोगों के बीच में ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। ठीक है, ऐसा कहाँ पर ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी हो वहाँ पर ऐसा होता है कि पर्सन जो है हेल्दी भी है, एबल है, काम करना चाहता है, जो मजदूरी मिल रही है उस पर काम करना चाहता है, लेकिन वहां पर काम ही नहीं है, तो इस वजह से वो क्या है, वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट उसके पास है, मतलब वो बेरोजगारी है उसके पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अभी पहले के भी क्वेश्चन हमने देखा, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वहां पर पर्सन जो है काम करता हुआ आपको दिख रहा है, काम करता हुआ पर्सन दिख रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो क्षमता है उसका पूरा यूज नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसके पास मजबूरी है, उसके पास कुछ और उससे बेटर काम करने को नहीं है, इसलिए वो उसी काम में लगा है जहां पर उसकी क्षमता का पूरा यूज नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोनों में फर्क की बात हो गई, ओपन में
कि पर्सन जो है वो काम करना चाह रहा है, एबल है, सब कुछ है, लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। और हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में देखेंगे कि पर्सन जो है वो काम में लगा हुआ दिख रहा है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा पूरा यूज नहीं हो रहा, उसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए आइए देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Open unemployment in which a person is fit or healthy or is ready to work on the wages he is getting but he is not able to get work. This type of unemployment exists due to lack of resources. जहाँ पर resources की कमी होती है वहाँ पर ज़्यादातर इस तरह का unemployment देखा जाता है। It is generally seen in cities. Open unemployment exists among educated unemployment. ठीक है, ऐसा शहरों में ज्यादातर देखा जाता है जहां पर शिक्षित बेरोजगार जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज द कंडीशन व्हेन अ वर्कर इज वर्किंग बट हिज potential is not fully utilized. In such a situation, a worker is engaged in a particular work because he has nothing to do better than, तो इससे बेटर करने के पास उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो किसी काम में इंगेज्ड है। तो ये हमने देख लिया दोनों में फर्क कि क्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डू यू एग्री, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ पर क्या है कि टर्शियरी सेक्टर की बात हो रही है कि वो इंडियन इकोनॉमी में उसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में टर्शियरी सेक्टर का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? जो भी आपका आंसर है, सहमत हैं, नहीं है, आप इससे एग्री करते नहीं करते, अपने आंसर के सपोर्ट में आपको रीजन देना है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे क्या सच में टर्शियरी सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में उसका कोई रोल नहीं है? नहीं, ये सच नहीं है। तो हम इससे एग्री नहीं करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में टर्शियरी सेक्टर का कोई रोल नहीं है, कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, इससे हम एग्री नहीं करते हैं क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम इससे एग्री नहीं करते, हो गया। आगे कहा है कि आपका जो भी आंसर है उसके सपोर्ट में आपको रीजन देना है, ठीक है। तो हम इससे एग्री नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि टर्शियरी सेक्टर जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डेवलपमेंट जो है तेजी से अगर हमें चाहिए तो उसमें क्या है, टर्शियरी जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कोई भी चीज़ रेडी हो गई, प्राइमरी प्रोडक्शन है, सेकेंडरी हमारा मेकिंग है, तो ये दोनों क्या मैन्युफैक्चरिंग है, ये क्या, जब चीज़ें रेडी हो गई, अगर वो टर्शियरी सेक्टर जो है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अगर हम इसी की बात करें ट्रांसपोर्टेशन की को ले लेते हैं इसमें, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जो चीज़ें हैं वो रेडी हो गई, अगर उसे मार्केट में नहीं ले जाया गया, ले जाने का जो साधन ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं हुआ, या उसे मार्केट में ले जाके सेल नहीं किया गया, तो इससे क्या होगा, इससे वो चीज़ जो है वो खराब हो जाएगी या उस चीज़ की वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो टर्शियरी सेक्टर जो है अगर तेजी से डेवलपमेंट चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, तो वो उसमें बहुत बड़ा उसका योगदान है। तो ये कहना कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में टर्शियरी सेक्टर का कोई योगदान नहीं है, ये क्या है, ये पूरी तरह से गलत है। इससे हम अग्री नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि टर्शियरी सेक्टर जो है वो तृतीय क्षेत्र जो है वो क्या करता है, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर जो है वो बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, और हमने देखा है बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर में ही लोग काम में लगे हुए हैं। आइए आंसर देखते हैं। नो, इट इज़ नॉट ट्रू दैट द टर्शियरी सेक्टर इज़ नॉट प्लेइंग एनी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, हम इसे एग्री नहीं करते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द टर्शियरी सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड a lot to the डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। लास्ट कुछ वर्षों में हमने देखा, क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वही उसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे थे,
ठीक है। तो हमने देखा है कि 73-74 के बाद से सभी सेक्टर जो हैं उसमें काम तेज़ी से हुआ है, जिसमें टर्शियरी सेक्टर जो है उसमें काम बहुत तेज़ी से हुआ। उसने अदर को भी सपोर्ट किया, टर्शियरी सेक्टर जो है वो खुद भी उठा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो इसका डेवलपमेंट जो है टर्शियरी सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और 13-14 तक में हम देखते हैं, 13-14 के बीच में हम देखते हैं कि वो 50-60% हमारी इकॉनमी का उसी से आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज पॉसिबल ओनली व्हेन टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट्स देम। तेज ग्रोथ चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी की, तो उसके लिए टर्शियरी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन, टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो लोगों को मिलती हैं। द टर्शियरी सेक्टर इज़ मोर पावरफुल इन इकोनॉमीज इकोनॉमीज आर डेवलप्ड। टर्शियरी सेक्टर जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में काफ़ी पावरफुल है। तो इस तरह हमने देखा कि टर्शियरी सेक्टर जो है उसका इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। तो वो वहाँ पर बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट कह सकते हैं प्लेस उसका है। ऐसा नहीं कि उसमें इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कोई योगदान नहीं है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, हु आर दीज। क्वेश्चन क्या है, इंडिया में सर्विस सेक्टर में 2 तरह के लोग काम करते हैं, वो कौन है। तो इंडिया में सर्विस सेक्टर में 2 तरह के जो लोग काम करते हैं, फर्स्ट है हाईली स्किल्ड लेबर एंड सेकंड है लो स्किल्ड लेबर। हाईली स्किल्ड लेबर की बात करें तो इनमें वो आते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, IT ऑफिसर्स, बैंकर्स, इस टाइप के लोग आते हैं। इनकी जॉब जो होती है परमानेंटली होती है। ठीक है, इनमें मोस्टली जो लोग आते हैं तो वो इनमें जो लोग आते हैं मोस्टली उसमें से हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। अब बात करें लो स्किल लेबर की। लो स्किल लेबर में कौन आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, पेंटर है, व्हील बोरो है, ठेला खींचने वाले, इस टाइप के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं। इनकी जॉब जो होती है वो परमानेंटली नहीं होती है और इनमें ज़्यादातर लो एजुकेटेड लोग पाए जाते हैं। तो अगर बात करें कि हाईली स्किल्ड लेबर जो है उनकी बात करें, उनकी जॉब परमानेंटली होती है। जिन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई वो वहाँ काम कर रहा है परमानेंटली, लेकिन जिसको नहीं भी मिली तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस चेंज करता है, बट होता है मैक्सिमम टाइम वो काम करते हैं। तो उनकी जॉब जो होती है वो परमानेंटली होती है और जहाँ भी वो काम कर रहे हैं एक लंबे टाइम तक काम करते हैं। फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने जॉब चेंज कर ली, बट वो परमानेंटली काम कर रहे होते हैं। बट लो स्किल्ड लेबर की अगर बात करें तो परमानेंटली नहीं काम करते। जहाँ जैसे इलेक्ट्रिशियन है, जहाँ काम मिला, जिसे मिला कर रहे हैं, नहीं मिला नहीं कर रहे। कारपेंटर है, पेंटर है, ये सारे लोग कैसे हैं, क्या है कि जब काम मिल रहा है तो कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो नहीं कर रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप तो ये हमने देखा कि इंडिया में सर्विस सेक्टर में 2 तरह के जो लोग काम करते हैं। अगर उनकी बात की जाए तो फर्स्ट है हाई स्किल्ड लेबर एंड सेकंड है लो स्किल्ड लेबर। और हाई स्किल्ड लेबर कौन है एंड लो स्किल्ड लेबर कौन है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आंसर देखते हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया employs 2 different kinds of people. These are, first है highly skilled labor, teachers, bankers, IT officers, etc. These people are permanently employed. Most people are highly educated. ठीक है, यहाँ लेस स्किल लेबर में व्हील बोरो, पेंटर, वेंडर्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एक्सेट्रा, दीज पीपल आर नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड। मोस्ट पीपल आर अनएजुकेटेड। ठीक है, या फिर लो एजुकेटेड। तो इस तरह हमने देखा कि इंडिया में सर्विस सेक्टर में कौन से 2 तरह के लोग काम करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डू यू अग्री विद दिस व्यू, गिव रीजंस इन सपोर्ट योर आंसर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं उनका शोषण होता है, क्या आप इससे अग्री करते हैं? हाँ नहीं, जो भी आपका आंसर है अपने आंसर के सपोर्ट में आपको रीज़न देना है। ठीक है, कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर वर्कर्स का शोषण होता है, हम इससे एग्री करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं अब उसे समझेंगे, पहले इसको देख लें। वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन द unorganized sector, we are agree with this view. The unorganized sector is characterized by small and scattered unit
यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड बाय द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो छोटे होते हैं, बिखरे होते हैं और गवर्नमेंट का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो या तो नहीं होते, या अगर होते भी हैं तो उन्हें फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं लो पेड होते हैं, उन्हें सैलरी बहुत कम मिलती है, उन्हें हॉलीडे एंड सिक लीव ये सब नहीं मिलती हैं। इसके अलावा हम कहेंगे कि उनके यहाँ कोई ओवर टाइम का प्रोविज़न नहीं होता है। ओवर टाइम का प्रोविज़न मतलब काम के उनके कोई घंटे निश्चित नहीं होते। पहले तो हम ये जान लें, उनके काम के कोई घंटे नहीं निश्चित होते, उन्हें काफ़ी काम करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर काम ज़्यादा हो रहा है तो काम के जो घंटे हैं उससे ज़्यादा काम करने पर क्या करना चाहिए, उसके एवज में कुछ पेमेंट करनी चाहिए। बट यहाँ पर ओवर टाइम का कुछ भी नहीं मिलता। तो ओवर टाइम का भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, सिक लीव नहीं होती, हॉलीडेज़ नहीं होती है, कोई लीव्स नहीं होती है। कई बार होता ये है कि किसी की तबीयत ख़राब हुई है, किसी भी रीज़न से लोगों ने छुट्टी ले ली। अब जब उन्होंने छुट्टी ले ली 2 दिन 4 दिन जो भी, अब छुट्टी ले ली, उसके बाद बिना किसी वजह के उन्हें जॉब से हटा भी दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जॉब की गारंटी नहीं होती है, आज काम है कल नहीं है। जहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर सीजनल काम है वहाँ पर ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, काम कर रहे हैं। जब कम लेबर की ज़रूरत है तो किसी को भी कभी भी हटाया जा सकता है और बिना कुछ भी वजह बताए कभी भी हटाया जा सकता है। तो इसमें हमने देखा क्या कि ओवर टाइम का भी प्रोविज़न नहीं है, यहाँ पर सैलरी भी कम मिलती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी इसी तरीके से नहीं कि कभी भी उन्हें हटाया जा सकता है, काम आज है नहीं है तो उसमें भी हम देखेंगे कि काम जो है उनको नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर वर्कर्स का शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेड होते हैं वो। आइए देखते हैं, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलो। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो वहाँ होते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं किया जाता। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। जॉब्स होती हैं लो पेड होती हैं और रेगुलर नहीं होती है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, holidays leave due to sickness, etc. Employment is not secure. People can be asked to leave without any reasons. कभी भी किसी भी यहाँ पर जॉब जो होती है वो सिक्योर नहीं होती, कभी भी किसी को भी जॉब छोड़ने को कहा जा सकता है। Some people may be asked to leave. A lot also depends on the whims of the एम्प्लॉयर। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एम्प्लॉयर के कृपा पात्र होते हैं या एम्प्लॉयर की कृपा से वो काम करते हैं। तो इस तरह हमने देखा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जो लेबर्स हैं उनका शोषण होता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो छोटे हैं, बिखरे हुए, स्कैटर्ड हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड है वो पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। कोई एक पर्सन बैठा है, अगर उनके 10 ऑफिस भी एक ही शहर में हो या अलग अलग शहर में हो तो वो तब भी ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं वहाँ पर ये छोटे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, जॉब सिक्योर नहीं होती है, लो पेड होते हैं, ओवर टाइम नहीं होता, हॉलीडेज़ नहीं होती और कभी भी किसी को, सबसे बड़ी चीज़, कभी किसी को भी निकाला जा सकता है बिना किसी वजह के। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, हाउ आर द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक्टिविटीज़ जो है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो कैसे होता है उसका क्लासिफिकेशन, 2 टाइप्स है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकंड क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जो फैक्ट्रीज़ के लिए जो नियम होते हैं, फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स के लिए जो नियम होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो की जाती हैं। मतलब फैक्ट्रीज़ के जो घंटे होंगे वो फिक्स होंगे, फैक्ट्रीज़ में वर्किंग आवर्स जो हैं वो फिक्स होंगे, ओवर टाइम जो होगा उसके लिए अलग से पे किया जाएगा। उसके अलावा जो वहाँ पर काम कर रहे हैं अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसकी भी भरपाई की जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें यहाँ पर फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जॉब जो है, जॉब सिक्योरिटी जो है वो होती है, लोग काम अपना करते रहते हैं, वर्किंग आवर्स कम होते हैं, फिक्स होते हैं।
उसके अलावा अगर कोई ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम की उसे पेमेंट दी जाती है। जॉब सिक्योरिटी होती है, मतलब यहाँ पर काम हमेशा होता है, उन जॉब जो है वो रहेगी, जैसा कि अनऑर्गेनाइज्ड में है कि कभी भी किसी को भी बिना किसी वजह के बाहर कर दिया जाता है, ऐसा इसमें नहीं होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। उसके अलावा यहाँ पर सिक लीव भी होती हैं, पेड लीव्स भी होती हैं, और उसके पेड लीव्स होंगी, सिक लीव्स होंगी, हॉलीडेज़ होंगी, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इन सब के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करते हैं, जिसमें कि उनका काम है कि अपने एम्प्लॉय का ध्यान भी रखना चाहिए काम के साथ साथ। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उन्हें क्या है, उन्हें सिर्फ काम से मतलब है, वो अपना काम करवाते हैं जब उनका मन करता है, जिस भी एम्प्लॉय को बिना किसी वजह के निकाल सकते हैं। अगर सीजनल काम इनके यहाँ होता है, सीज़न नहीं है उस चीज़ का या काम कम है, तो किसी भी एम्प्लॉय को वो हटा सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय इनके कह सकते हैं कृपा पात्र होते हैं, मतलब ये कि अगर ये चाहेंगे तो ये रखेंगे, नहीं चाहेंगे तो ये हटा देंगे। यहाँ पर कोई पेड लीव्स नहीं होती हैं, सिक लीव्स वगैरह नहीं होती। अगर किसी ने सिक लीव ले ली किसी वजह से, अगर उसने छुट्टी ले ली, उसकी तबीयत नहीं सही है कुछ, तो या उसके पैसे तो उसको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा क्या होगा, अगर इनका मन करेगा तो आगे से उन्हें आने को मना भी कर देंगे, मतलब उनकी जॉब चली जाएगी उस पर्सन की। तो ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर ओवर टाइम, यहाँ के पे काम, सबसे बड़ी चीज़ कि काम के जो आवर्स होंगे, वर्किंग आवर्स होंगे, वो फिक्स नहीं होंगे, और ओवर टाइम का अलग से कुछ भी पे नहीं किया जाता है। तो और ये क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं और और छोटे होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि हम देखें, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंट्रोल्ड होते हैं। कोई कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी ले ले, गवर्नमेंट तो छोड़िए, अगर प्राइवेट कंपनी भी ले लेते हैं, अगर एक कोई कंपनी है, उसकी उसका सिंगल ऑफिस हो, या फिर एक ही शहर में उसके कई ऑफिस हो, या फिर कई शहर में कई ऑफिस हों, तो भी वो क्या होगा, वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड होगा। वो कहीं भी होगा, सारी जगह सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर फॉलो होते हैं। लेकिन ये जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ये छोटे ऑफिस होते हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, छोटे काम होते हैं, और यहाँ ये क्या होते हैं कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चलते हैं। तो आइए अब हम आंसर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑर्गेनाइज एंड सेकंड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work। ठीक है, नेक्स्ट है workers in the organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. They also get several other benefits from the employees. Other benefits क्या है, जिस पे हमने बात किया कि उन्हें सिक लीव भी मिल जाती है, उन्हें पेड लीव्स भी मिल सकती है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब आगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स। ये स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज होते हैं, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चलिए यहाँ पर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। तो इसके बारे में अभी पहले हमने कुछ पढ़ा है, तो हमें आइडिया लग जाएगा उससे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं उन्हें अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है। चलिए आइए देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सब वन साइड पे हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है एंड अदर साइड पे हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। चलिए कंपेयर करते हैं। हियर द एम्प्लॉयमेंट पीरियड इज रेगुलर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पीरियड जो होगा वो क्या होगा, वो रेगुलर होगा, मतलब वहाँ पर रोजगार जो रहेगा वो हमेशा रहेगा।
अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हियर द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रेगुलर, यहाँ पर रेगुलर नहीं होगा, आज काम है कल को काम नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो चलते हैं। दीज सेक्टर्स आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर वाले भी आएंगे और प्राइवेट सेक्टर वाले भी आएंगे। पब्लिक सेक्टर वो तो गवर्नमेंट के हैं ही, बट जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो वहाँ पर दीज सेक्टर्स आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दीज सेक्टर्स हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर फॉलो होते हैं गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो होते हैं, मतलब वर्किंग आवर्स वगैरह हैं वो काम होंगे फॉलो। फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स कैसे होने चाहिए, उन्हें अगर कोई दुर्घटना हो जानी चाहिए तो उन्हें अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर उसमें मिसहैपनिंग कुछ भी होती है तो उसके एवज में कुछ उन्हें देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन आगे अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं तो वहाँ पर दी सेक्टर्स हैव गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दे आर नॉट फॉलोड, वहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन जो है वो तो सभी के लिए बने बट वो वहाँ पर फॉलो नहीं किए जाते। नेक्स्ट देखते हैं, दोज वर्किंग इन दिस फील्ड गेट पेड लीव, प्रोविडेंट फंड, सर्विस ग्रांट एक्सेट्रा। वहाँ पर क्या है, पेड लीव्स भी हैं, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह भी हैं। और हम अगर देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे वहाँ पर पेड लीव्स भी नहीं होंगी, वहाँ पर प्रोविडेंट फंड्स नहीं होंगे और अदर बेनिफिट्स जो हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगी, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005 के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है, नरेगा 2005 के उद्देश्यों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम इसका नाम जानना होगा, नरेगा। एन क्या हो गया आपका, नेशनल, आर रूरल, ई एम्प्लॉयमेंट, जी गारंटीड एंड ए जो है एक्ट। ये एक्ट 2005 में लाया गया जिससे नाम दिया गया नरेगा और इसी को बाद में चेंज कर दिया गया, इसका नाम 2009 में मनरेगा हो गया। बस इसी में नाम चेंज हो गया, बाकी पूरा जो इनके काम थे वो वही रहे। यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट था, बस इसी के आगे महात्मा गांधी लगा दिया गया जिसकी वजह से वो हो गया मनरेगा। तो MN फिर NREGA, मनरेगा वो हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, ये 2009 में हो गया। सब कुछ सेम है, अगर मनरेगा के नाम से आता है या नरेगा के नाम से आता है आंसर सेम होगा। चलिए अब इसके उद्देश्यों को एक्सप्लेन करना, ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है। तो इनका काम क्या था कि रूरल एरियाज जो हैं वहाँ पर जिसे काम की ज़रूरत है उसे वर्ष में एक बार 100 दिनों के 100 डेज के काम की गारंटी दी जाती है। मतलब कि 100 दिनों के लिए किसी को रोज़गार दिया जाता है और उसके एवज में पेमेंट की जाती है। ठीक है, रोजगार दिया गया मतलब पेमेंट की जाएगी, तो 100 दिनों के लिए उन्हें रोजगार दिया जाता है। अगर कोई ऐसा है जो कि काम मांग रहा है और वहां पर उस समय काम नहीं है तो उस एवज में उसको क्या करेंगे, बेरोजगारी भत्ता उसे देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो उसे दिया जाएगा अगर गवर्नमेंट जो है उस समय उन्हें काम नहीं दे पा रही है जिस समय उन्हें काम चाहिए। तो इस तरीके के जो काम है, इसमें जो काम कराए जाते हैं वो इस उद्देश्य से कराए जाते हैं, इस एम से कराए जाते हैं कि जो लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके, इस उद्देश्य से या इस टाइप के काम इसमें कराए जाते हैं। चलिए ये आंसर देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ, अगर कोई एबल है या उसे ज़रूरत है काम की, वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट।
जिसे अगर काम की ज़रूरत है, जो काम करना चाहता है, काम की ज़रूरत है, काम के वो योग्य है, मतलब ये नहीं कि 14-15 साल के भी बच्चे पहुँच जा रहे 14-15 ईयर वाले, तो वो तो बाल मज़दूरी में आ जाएँगे। 18 प्लस है मतलब काम करने के लिए जो एबल है और स्वस्थ भी है। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है वो काम लेने गया ऐसा नहीं। आदमी अगर इंसान अगर स्वस्थ है, जो भी शर्तें हैं उसे अगर वो पूरा कर रहा है, काम करने के लिए वो एबल है, काम करना चाहता है, तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से इन अ ईयर 100 डेज़ के लिए काम दिया जाता है। ठीक है? गारंटीड 100 डेज़ के लिए उसे रोज़गार दिया जाता है। If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. तो अगर गवर्नमेंट जो है वो उन्हें रोज़गार देने में अक्षम है, उस समय उन्हें रोज़गार नहीं दे सकती है, तो इस एवज में वो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो जारी करेगी, वो देगी बेरोज़गारी भत्ता। The types of works that would in future help in increase the production from land will be given preference under the act. इस एक्ट में उन कामों को प्रेफरेंस दी जाती है जिससे कि लैंड फ्यूचर में जो लैंड है उससे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया जा सके। तो मनरेगा या नरेगा 2005 की अगर बात हो रही है तो वो उसमें आंसर जो होगा वो सेम होगा कि इनके जो उद्देश्य रहे हैं वो क्या रहे हैं कि इन अ ईयर लोगों को 100 दिनों के लिए गारंटीड काम जो है वो उपलब्ध कराना, काम उपलब्ध ना कराने की एवज में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिलाना। तो बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।